हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नाश्ते का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सी कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि अब तक की सीरीज़ में हमने पढ़ा अबाउट पाइथन, जावा, HTML, डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस को। अब आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा कि कोडिंग लैंग्वेजेस होते क्या हैं। कोडिंग लैंग्वेजेस का मतलब सिंपल है, जैसे कि दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं तो बातचीत किसी न किसी लैंग्वेज में कर रहे होंगे, या तो इंग्लिश में कर रहे होंगे या इंग्लिश में कर रहे होंगे। इंग्लिश इन द सेंस हिंदी इंग्लिश मिक्स, कि आप कुछ भी सेंटेंस बोल रहे हो उसमें हिंदी के वर्ड्स भी हैं और इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं और साथ में कुछ स्लैंग्स भी हैं। तो अभी उसके डिटेल में नहीं जाना है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, वो डिपेंड करता है आप किससे बातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। तो ऐसे दो दोस्तों के बीच में बातें होती हैं। तो वैसे ही हमें अगर कंप्यूटर से बातें करनी हो तो उसके लिए हमें कोडिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है, कि कोडिंग यूज़ करके हम लोग उससे बात कर लेते हैं। कंप्यूटर कोई इंसान तो है नहीं ना कि डायरेक्ट उसको इंग्लिश में बोलेंगे एंड इंग्लिश में कंप्यूटर समझ भी जाएगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर तरीके से बात करनी होगी, और वही बात करने में हमें हेल्प करते हैं कोडिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट वेज में। जैसे कि HTML, जावा, पाइथन में हमने सीखा कि क्या क्या काम हम कंप्यूटर से करा सकते हैं इन लैंग्वेजेस में कोड लिखकर। तो वैसे ही हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग, जो कि है सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज भी अगेन यही काम करेगा कि वो हमारी मदद करेगा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में, ताकि कुछ कमांड्स देकर यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर हम अपने काम में कंप्यूटर की हेल्प ले सकें और ईज़िली अपना काम करा पाएँ। तो आज उसके बेसिक टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं हम लोग, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। वैसे तो ये तीनों टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पहले 3 कोडिंग लैंग्वेजेस में भी पढ़े हैं, बट जस्ट फॉर रिवीजन एक बार और कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डेटा टाइप से। आपको यहाँ पर ये 2 वर्ड सुनने में आए होंगे, डेटा टाइप। तो इन वर्ड से ही इनका पूरा लिटरल सेंस समझ में आ रहा है कि इनका काम भी क्या है और ये क्या चीज़ दर्शा रहे हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बहुत इजी आ जाए, या ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये बहुत हार्ड है, ये सब पे अपने अपने पे डिपेंड करता है कि किसको कौन सा क्वेश्चन इजी लगता है, कौन सा हार्ड लगता है। तो हम कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड टाइप का है अपने आप को ही, या कुछ अगर बहुत ही ईजी लग रहा है तो ये बहुत ईजी टाइप का है। यानी कि उस क्वेश्चन का हम लोग टाइप बताते हैं कि हार्ड है या ईजी, 2 चीज़ों में कैटेगराइज कर देते हैं। तो वैसे ही जब भी डेटा के बारे में बातचीत होती है तो डेटा के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा आपका एक ही टाइप का हो। अब यहाँ पर डेटा क्या है? डेटा वो चीज़ है कि हम अगर कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करा रहे हैं कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू। कोडिंग लैंग्वेज मतलब क्या, कि कोडिंग लैंग्वेज हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में, अपने काम को आसानी से करने में। तो आप अपना काम करवा रहे हैं, उसके लिए आप कुछ चीज़ें दे रहे हैं एज इनपुट कंप्यूटर को कोडिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। तो कुछ ना कुछ डेटा दे रहे होंगे आप, चाहे वो आपका इंग्लिश के वर्ड्स हो सकते हैं, या मैथ्स के नंबर्स डिजिट्स हो सकते हैं, या डेसिमल वैल्यूज़ भी हो सकता है कि 20.99 ऐसे कुछ वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर बूलियन वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि डेटा भी हम लोग डिफरेंट वेज़ में देते हैं। चाहे तो प्रॉपर इंग्लिश में, जिसको वर्ड्स या सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स के फॉर्म में आप देंगे, या तो आप डिजिट्स के फॉर्म में अपना डेटा दे रहे हैं कोडिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कितना भी तक, चाहे 1 करोड़, 1 लाख, कुछ भी। या फिर आप डेसिमल वैल्यूज़ दे रहे हैं। डेसिमल वैल्यूज़ को कोडिंग में हम लोग कहते हैं फ्लोट। और मैथ्स में जो भी आप डिजिट दे रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीजर कोडिंग लैंग्वेज में। और इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप दे रहे हैं कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में थ्रू कोडिंग लैंग्वेजेस, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग्स। और उसके साथ साथ जो मैंने बूलियन बोला, बूलियन बोलते हैं अगर आप ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड कुछ काम करा रहे हो कंप्यूटर से, कि अगर कुछ काम हो रहा है और सही से हो गया तो कंप्यूटर को आउटपुट देना होगा ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। तो वहाँ पर अगर ऐसी 2 ही कंडीशन हो और यही 2 आउटपुट आए तो उसको बोलते हैं बूलियन। तो हमने यहाँ पर डेटा टाइप समझ लिया कि अगर नंबर की बात हो रही है तो नंबर्स के डेटा टाइप होता है इंटीजर। लेकिन अगर डेसिमल वैल्यूज़ की, यानी कि कोई एक नंबर के बाद पॉइंट लगकर कुछ और डिजिट्स उसके राइट साइड में लिखे जाते हैं, तो उसका डेटा टाइप कहलाता है फ्लोट। ओके।
और उसके बाद इंग्लिश के लिए जितने भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं आप, या सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं या पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका डेटा टाइप हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग्स। और बूलियन ट्रू और फॉल्स, तो बस डेटा का टाइप क्या है वो भी हमने सीख लिया कि एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है कि अगर आप इस सेट ऑफ डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो आपका उसका डेटा टाइप ये कहलाता है। बस चलते हैं कॉन्स्टेंट्स की तरफ। कॉन्स्टेंट्स एज सच आपको कोई उतना परेशान नहीं करेंगे। कांस्टेंट मतलब अगर आप जनरल भाषा में समझने के लिए उसको समझें तो ऐसा कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो कभी बदलती नहीं है। मान लीजिए कोई आपने एक डिजिट लिखा 2, तो 2 आपने यहाँ लिखा, कोई आपके फ्रेंड ने वही 2 लिखा इंडिया के दूसरे पार्ट में, मान लीजिए तमिलनाडु में, तो 2 की वैल्यू बदल तो नहीं जाएगी ना, 2 ही रहेगा। यहाँ पर भी 2 है, वहाँ पर भी 2 है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू वक्त के साथ बदलती नहीं है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, बस इतना ही था। अब बचा एक लास्ट टॉपिक, दैट इज़ वेरिएबल्स। इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो आपका सी लैंग्वेज है कोडिंग का, वो जावा की तरह ही टाइप्ड लैंग्वेज है। टाइप्ड लैंग्वेज मतलब क्या, कि जब भी आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो उस वेरिएबल बनाने के लिए आपको, मान लीजिए आप उसमें कोई डिजिट स्टोर करा रहे हैं, और डिजिट स्टोर कराने के लिए आपको पहले स्पेसिफाई करना होगा कि वो इंटीजर डेटा टाइप का है। क्यों? क्योंकि टाइप्ड लैंग्वेज मतलब होना क्या, कि वो कोडिंग लैंग्वेज खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि ये जो नंबर आपने लिखा है वो किस डेटा टाइप का है। इसलिए आपको भी थोड़ी मदद करनी होगी उस कोडिंग लैंग्वेज की, बताना होगा खुद से कि जो भी इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी वैल्यू स्टोर हुई है नंबर्स के फॉर्म में, वो इंटीजर डेटा टाइप है उसका। यानी इंटीजर आपको पहले लिखना है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मान लीजिए नेम इज इक्वल्स टू, वैसे नेम नहीं देना चाहिए, डिजिट ही दे देते हैं बिकॉज मैथ्स के वैल्यू स्टोर करा रहे हैं ना, तो डिजिट इज इक्वल्स टू, उसके बाद जो भी आपको डिजिट स्टोर कराना है 1, फिर आपकी यहाँ पर ये वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में हो जाएगी। और वेरिएबल के लिए आपको पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होगा।